बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्लाम चैनल उर्दू पे मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ैन अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी। नाज़रीन, चूँकि मेरा इस साल का आपके साथ पहला प्रोग्राम है, मैं इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए ये साल खुशियों और रहमतों वाला साल हो, मैं आपको नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूँ। नाज़रीन, आज के हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है स्ट्रोक, जिसे उर्दू में फालिज कहा जाता है, इसकी वजूहात और एहतियाती तदाबीर। नाज़रीन, ये इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है जो कि अलार्मिंग तौर पर हमारी एशियन कम्युनिटी में बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। एक हालिया रिसर्च के मुताबिक यूके में हर साल 1,20,000 से ज़ायद लोगों को स्ट्रोक होता है। ये स्ट्रोक दोबारा भी हो जाता है, जिसे रिकरेंट स्ट्रोक कहा जाता है, जिसकी तादाद 30,000 से ज़ायद सालाना है। एक अंदाजे के मुताबिक हर 5 मिनट में एक शख्स को स्ट्रोक यानी फालिज का अटैक होता है। यूके में डिसेबिलिटी की सबसे बड़ी वजह भी स्ट्रोक है। कैंसर और हार्ट अटैक के बाद मरने के एक बड़ा रीज़न मीन जो तीसरा बड़ा कॉज ऑफ डेथ है, वो भी स्ट्रोक यानी फालिज है। नाज़रीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर साकिब महमूद साहब। डॉक्टर साकिब महमूद एक प्रैक्टिसिंग जीपी हैं विद स्पेशल इंटरेस्ट इन डायबिटीज़ एंड कार्डियोलॉजी। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, नो डाउट कि जो स्ट्रोक एक इंतहाई अहम टॉपिक है, ये एक आम फहम इंसान के लिए स्ट्रोक होता क्या है? तो स्ट्रोक को समझने के लिए आपको मैं एक मिसाल देता हूँ। घर में हर घर में एक सर्किट बोर्ड होता है जिसके अंदर स्विचेस लगे होते हैं, जो उसके अंदर स्विचेस जो हैं एक एक घर के हिस्से को रिप्रेजेंट करते हैं कि डाइनिंग रूम की लाइट्स हैं, ये पंखे का स्विच है, ये इस मशीन का है, वॉशिंग मशीन का है। और उसके अंदर अगर वो फ्यूज़ उड़ जाए तो वो उस कमरे का जो है पूरी लाइटें चली जाती हैं। आप फिर जाते हैं और उसको जाके स्विच को ऑन कर देते हैं तो वापस आ जाता है। तो स्ट्रोक जो होता है वो ब्रेन के उस इलाके की ब्लड सप्लाई की रुकने की वजह से होता है। और ब्रेन जो होता है एक सर्किट बोर्ड की तरह होता है, उसमें आपकी जो पूरी बॉडी के ऑर्गन्स हर चीज़ के जो है मैपिंग हुई हुई होती है, उसके एरिया होते हैं रिप्रेजेंट करने के। तो जिस इलाके की ब्लड सप्लाई, जैसे सर्किट की मैंने आपको मिसाल दी, अगर वो खून की रफ्तार वहाँ पे खून की जो दौरान है वो रुक जाए तो वो इलाका जो है वो डेड हो जाता है। उसकी वजह से फिर आपको जो है स्ट्रोक की अलामात होती हैं। जैसे लोगों को अचानक होता है कि भाई विज़न उनका चला गया एक तरफ का, या फिर ज़्यादातर होता है कि बोलने की सलाहियत चली जाती है, या फिर जो चेहरा है एक तरफ का वो लटक जाता है, या फिर बहुत कॉमनली ये होता है कि वो चलते चलते उनके फील होता है कि हाथ में जान निकल गई और एक तरफ का होगा। चलते चलते वो गिर पड़ते हैं कि उनकी जो है इतनी वीकनेस हो जाती है एक तरफ की बॉडी की। तो स्ट्रोक की अलामत ये है कि एक साइड का हिस्सा जो है हमेशा जाएगा, तो एक तरफ की विज़न चली जाएगी, बात करने की सलाहियत जा सकती है एकदम से, और जो आपकी पकड़ने की जो ताकत है, ताकत एकदम कम हो जाती है। तो ये सारी अलामात होती हैं। लेकिन इसको और दूसरा लफ्ज़ हम ये भी कहते हैं, जैसे आपने सुना होगा हार्ट अटैक, तो इसको ब्रेन अटैक भी कहा जाता है, बिकॉज इसकी जो वजूहत हैं दोनों मर्ज़ की वो एक ही है, ब्लड की जो रफ्तार, क्लॉट फॉर्मेशन। बिल्कुल। नाज़रीन, आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में लाइव कॉल के थ्रू शामिल भी हो सकते हैं। अगर आपको स्ट्रोक की कोई सिम्टम्स हैं या अगर आपके करीबी रिश्तेदारों में से कोई इसमें मुब्तला है, तो आप लाइव कॉल करके अपने सवालात हमारे डॉक्टर साहब को पेश कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं अपना एक रीसेंट एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि मेरे एक करीबी रिश्तेदार को अभी रिसेंटली स्ट्रोक हुआ, एक अटैक हुआ, जिसमें वो बिल्कुल हेल्दी थी। एक घर में खाना खाने के बाद नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू के लिए उठी हैं और वज़ू करके बाहर आई हैं तो उनको अटैक हो गया। बिल्कुल वो बेड के ऊपर लेट गई, एक मेमोरी का बिल्कुल उनका ख़त्म हो गया, अपनी फैमिली को भी, बच्चों को भी वो पहचान नहीं सक रही थी। फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाया गया कि इवन के हाफ बॉडी उनकी पैरालाइज हो गई। 14 डेज़ आईसीयू में गुजारने के बावजूद अब वो घर तो आ गई है, लेकिन अभी भी बॉडी पैरालाइज्ड है, हाफ बॉडी पैरालाइज्ड है और बड़ी मुश्किल से वो बहुत ही करीबी अपने औलाद को सिर्फ पहचानती है, बाकी रिश्तेदारों को अभी तक पहचानने में स्ट्रगल करती हैं या बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो क्या वजह है कि एक हेल्दी इंसान जो बज़ाहिर बिल्कुल हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको अचानक एक स्ट्रोक का अटैक होता है और वो इस हद तक बिल्कुल डिसेबिलिटी का शिकार हो जाता है कि वो अपनी फैमिली और करीबी रिश्तेदार को भी पहचान नहीं सकता। तो आम इंसान इसको किस तरह से घर में डिटेक्ट कर सकता है? बहुत अच्छा किया कि आपने ये मिसाल दी, और इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि स्ट्रोक की कई वजूहत होती हैं, लेकिन सबसे ख़तरनाक जो स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक की कई टाइप्स होती हैं,
वो होता है दिल की एक ख़राबी की वजह से। इसको हम कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। इसका सिंपली मकसद ये है कि दिल के अंदर एक शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है, तो दिल जो मुसलसल तरीके से धड़कता है रेगुलर तरीके से, वो इरेगुलर हो जाता है। उसकी वजह से दिल के अंदर खुद जो ब्लड है वो उसमें क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं, और जब क्लॉट्स बनते हैं तो वो क्लॉट्स जो हैं जाके निकलते हैं, और वो फिर आपकी जो गर्दन की आर्टरी है उसके थ्रू जाके ब्रेन में जाके जाते हैं, और जिस इलाके के ब्रेन के जो एरिया उसको ब्लॉक करते हैं वो इलाका जो है आपका बिल्कुल डेड हो जाता है। जो आपने जो अलामात बताई उससे ये मुझे ज़ाहिर होता है कि ये खातून को एट्रियल फिब्रिलेशन शायद था, और उसकी वजह से इनको बहुत मेजर स्ट्रोक हुआ है। तो सबसे मेजर स्ट्रोक की जो वजह है वो एट्रियल फिब्रिलेशन होती है, यानी कि इरेगुलर हार्ट बीट। और उसकी वजह से लोगों को ज़्यादातर लोगों को कोई अलामात नहीं होती, बिकॉज़ वो चलते फिर रहे होते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि उनको ये हो रहा है, और पहली दफ़ा जब उनको मालूम चलता है तो स्ट्रोक होता है। तो इनको अनफॉर्चुनेटली यही हुआ है। मुझे ये लगता है कि इनकी जो अंडरलाइंग कॉज था वो यही था, एट्रियल फिब्रिलेशन, जो कि डिटेक्ट नहीं हुआ वक्त से पहले। और उसकी अब ये हुआ है कि जब एक दफ़ा स्ट्रोक हो जाए तो उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है, यूजुअली इम्पॉसिबल होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने जिक्र किया कि हाफ बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है, तो जी। क्या ये हाफ बॉडी लेफ्ट साइड होती है या राइट साइड होती है, या ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि कौन सा हिस्सा बॉडी का पैरालाइज हो गया? और दूसरा अभी एक और सवाल मैं करना चाहूँगा इसके बाद कि ये जो एट्रियल फिब्रिलेशन का आपने जिक्र किया, ये आम इंसान के लिए क्या होता है? सो एट्रियल फिब्रिलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपकी जो पल्स होती है नफ्स, उसकी जो हरकत होती है वो रेगुलर के बजाय इरेगुलर हो जाए। अगर वो मुसलसल तरीके से ना धड़के दिल, मतलब दिल धड़के और फिर उसके अंदर एक गैप आ जाए फिर धड़के, इसको कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। और ज़्यादातर ये होता है कि बहुत तेज़ धड़कने लगता है, जो लोग कहते हैं पैल्पिटेशन, या उनको घबराहट फील हो रही होती है, या उनको फील होता है कि मेरा जो दिल है हलक में आ गया है, बार बार ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा होता है। ये कई अलामात ये भी हो सकती हैं उसकी। तो ये शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है, दिल के अंदर ख़राबी होती है। तो एक्चुअल जो प्रॉब्लम है इसका वो आपके हार्ट के अंदर है बजाय इसके ब्रेन के। ब्रेन का जो आपकी जो सिम्टम आते हैं ये मैनिफेस्टेशन होता है, क्योंकि इसको डिटेक्ट नहीं किया और ये इस नौयत तक चला गया कि उसके अंदर एंड डैमेज हो गया। तो हम ये चाहते हैं कि लोगों को इसकी अवेयरनेस हो और लोग इसको ख़ुद पिकअप करें और उसको रोकें इससे पहले कि स्ट्रोक हो जाए। स्ट्रोक होने का मतलब ये कि जैसे गोली जो है फायर हो गई आपकी बुलेट रिवॉल्वर से, उसको आप वापस ला नहीं सकते। तो हम ये चाहेंगे कि उसको पहले ही रोक दिया जाए, और इसका एक ही तरीक़ा है कि इसको डिटेक्ट किया जाए और इसको जो है ट्रीट किया जाए। और उसका डिटेक्शन और ट्रीटमेंट दोनों बहुत आसान है, आजकल इलाज मौजूद है। सबसे पहली बात तो ये है कि इसको पता लगाएं कि किन लोगों को है, कौन से लोग हैं एट रिस्क हैं। उनकी हम आज आगे चल के डिस्कस करेंगे कि कौन से लोग हैं जिनको अवेयर होना चाहिए, और उसको बहुत आराम से ईसीजी के ज़रिए उसको पिकअप किया जा सकता है, और फिर दिल की जो रफ़्तार है अगर तेज़ है उसको रोका जा सकता है, स्लो किया जा सकता है दवाइयों के ज़रिए, और जो ये क्लॉट बनने का प्रोसेस है इसको रोका जा सकता है ब्लड थिनर देके। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बॉडी का कौन सा हिस्सा पैरालाइज होता है, क्या वजह है कि जो एक स्पेसिफिक एरिया पैरालाइज हो जाता है, और कौन सा नॉर्मली कॉमनली पैरालाइज्ड होता है? तो इसमें ये तो हम डिटेक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा हो, ये ऑल डिपेंड करता है कि कौन सी आर्टरी ब्लॉक हुई है। अगर तो मेजर आर्टरी जो है, जो सबसे बड़ी शरियान अगर हो जाए तो आधा दिमाग जो है पूरा वो जा सकता है। इसको आते हैं मेजर स्ट्रोक, जो आपकी जो रिलेटिव हैं या जानने वाली इनको हुआ है, तो उसकी वजह से जो है आपके जो बहुत सारे हिस्से जो हैं वो अफेक्ट हो गए हैं, जिसमें उनकी चलने की सलाहियत और बोलने की और इवन मेमोरी की सारी जा चुकी है। अगर माइनर स्ट्रोक हो तो कभी ये भी होता है कि लोगों का एक कोई सेंस चला जाता है, या तो देखने की, बिनाई की, या बोलने की। ओके डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक लाइव कॉलर मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी, क्या सवाल करना चाहेंगे आप? मेरे को 3 साल हुए स्ट्रोक हुआ एयरपोर्ट पे, और फिर मैं जी तो जी, अगर आप अपनी टेलीविज़न की आवाज़ थोड़ी कम कर दीजिए, आपकी आवाज़। ओके, एक मिनट। मेरा इलाज हॉस्पिटल में हुआ अब्रोड। जी, आपको 30 साल पहले स्ट्रोक का अटैक हुआ, और फिर 3 साल पहले 3 साल पहले हाँ स्ट्रोक हुआ, एयरपोर्ट पे अराइव हुए और इंडिया के एयरपोर्ट पे हुआ। लेकिन राइट साइड फूल गया था, मेरा चेहरा, मेरा बात करने का अंदाज सब ये हुआ। लेफ्ट, राइट लेग, राइट आर्म
लेकिन मैं चल सकती, अभी काम करती, घर का बात करती, मेरा फेस और राइट है, पर मेरा राइट आर्म काम नहीं करता है। फील होता है सब, हर चीज फील होता है कि किसको बैंग करूँ, कि कुछ उठाइए, जलता है कुछ खाना पकाते वक्त, सब फीलिंग्स है अंदर, लेकिन उठता नहीं खुद के, मैं कुछ उठा नहीं लेकिन उसमें सकती, इतनी ताकत नहीं होती कि आप उठा सकें। कुछ नहीं, कुछ ताकत बिकत कुछ नहीं। ओके, तो आप ये पूछना चाहती हैं कि इसका क्या हल कर सकते हैं क्या आप? हाँ। ओके, चलिए ठीक है, आपके भी सवाल का जवाब देते हैं, बहुत शुक्रिया। तो फिर डॉक्टर साहब, ये इनको ऐसा लगता है कि स्ट्रोक हुआ था और काफ़ी सीवियर स्ट्रोक हुआ था, उसकी वजह से इनके जो ब्रेन के जो वो एरिया हैं वो डैमेज हो चुके हैं परमानेंटली, और उसके बाद कुछ लोगों की रिकवरी हो जाती, कुछ को नहीं होती। इनकी ठीक ठाक मुझे लगता है कि रिकवरी हो गई, क्योंकि ये बोल भी सकती हैं, लेकिन कुछ वीकनेस है, तो उसकी परमानेंटली और कम्प्लीटली तो रिकवर हो नहीं सकता, लेकिन उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। और उसकी एक ही तदाबीर है जो कि फ़िज़ियोथेरेपी, एक्सरसाइज करें, उससे जो आपके जो मसल हैं उनको काम करने की कोशिश करें थोड़ा और। कि होता ये है कि जब आप का काम करने की सलाहियत कम हो जाती है और आप कम से कम यूज़ करते हैं, जो आपके मसल भी वो डेड होने लगते हैं, बिल्कुल श्रिंक हो जाते हैं। तो फिजियोथेरेपी के ज़रिए उसको स्टिमुलेट किया जाता है और थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, लेकिन इसको वापस वो जो नॉर्मल तरीके की उस पर ला नहीं सकते एक दफ़ा स्ट्रोक हो जाए तो। इस वक्त अभी ब्रेक का भी वक्त हो जाता है, लेकिन अभी ब्रेक के बाद हम ब्रेक के बाद इस बारे में भी डिस्कस करेंगे कि क्या कोई ऐसे विटामिन्स हैं या ऐसी खुराक है जो हम अगर खाएं उसकी वजह से क्या ये जो मसल्स हैं या बॉडी में कोई इम्प्रूवमेंट हो सकती है, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारे लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं और अगर इतनी रिकवरी हो गई है कि वो बात कर सकती हैं और बाकी बॉडी मूवमेंट है, तो यकीनन अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी करके अगर उनमें कोई फ़ायदा होता है तो हम इसे ब्रेक के बाद अभी डिस्कस करते हैं। बहुत शुक्रिया, ब्रेक के बाद मुलाकात होती है। जी वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम है सेहत है ज़िंदगी, जो कि इंडस नेटवर्क की ताउन से पेश किया जा रहा है। नाजरीन, इंडस नेटवर्क पाकिस्तान का एक बेहतरीन एसेट है जो पाकिस्तान में बेहतरीन काम सर अंजाम दे रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक डिस्कशन में है वो है स्ट्रोक, जो कि एक इंतहाई अहम टॉपिक है। ब्रेक में जाने से पहले हम डॉक्टर साकिब महमूद साहब से डिस्कस कर रहे थे कि स्ट्रोक की वजूहात क्या होती हैं। मैं पूछना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब, स्ट्रोक की कितनी टाइप्स हैं और इनमें सबसे डेंजरस टाइप क्या है? तो स्ट्रोक की दो बड़ी टाइप्स होती हैं। उसको कहते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक, जो कि क्लॉट की वजह से होता है, इसमें खून की जो दौरान है वो रुकने की वजह से होता है। दूसरा होता है जो ब्लीडिंग की वजह से होता है, जैसे खून की जो शरियान है, आर्टरी वगैरह, वो बर्स्ट हो जाए और उसकी वजह से हेमरेज हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए ब्रेन के अंदर। तो दो तरीके के मेजर स्ट्रोक होते हैं। उसके बाद इनकी कई वजूहत होती हैं। तो जो हेमरेजिक स्ट्रोक है उसकी ज़्यादातर वजह है वेरी हाई ब्लड प्रेशर, लेकिन जो ज़्यादा ख़तरनाक स्ट्रोक है इसमें वो है जो क्लॉट की वजह से होता है। उसकी कई वजूहत होती हैं। एक वजह है कि आपका हाई ब्लड प्रेशर है, या फिर शुगर की आपके पास बीमारी है, या फिर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से शरियान के जो अंदर का जो एरिया है वो कम हो गया है, बिकॉज चर्बी उसके अंदर बन गई है। लेकिन इसमें भी सबसे ख़तरनाक जो वो वजह है वो होती है जो दिल की जो धड़कन जो है वो इरेगुलर हो जाए, इसको हम कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। इसकी वजह से अगर जो स्ट्रोक होता है, या तो अमूमन वो जानलेवा होगा, लेकिन अगर आदमी बच जाए तो वो सीवियरली उसको डिसेबिलिटी हो जाती है, जैसे आपने मिसाल दी किसी जानने वाले की, और ये यूजुअली इरिवर्सिबल होती है। एक दफ़ा अगर ये इस नौबत तक आ जाए बात, तो बहुत कम चांस होता है कि इसको रिकवर किया जाए। लेकिन अगर इसको जल्दी अगर आप अपने आप को प्रेजेंट करें तो चांसेस होते हैं रिकवरी के भी, क्योंकि डॉक्टर जो हैं कैजुअल्टी में वो सीटी स्कैन करेंगे, पिकअप करेंगे कि ये इलाका जो है ब्रेन का डैमेज हो रहा है ये क्लॉट की वजह से, तो इमीडिएटली वो एक दवाई देते हैं, इसको हम कहते हैं क्लॉट बस्टिंग ड्रग, जो कि डिज़ोल्व कर सकती है इस क्लॉट को, या फिर एंजियोग्राम के थ्रू जो क्लॉट है इसको खींच के निकाला भी जा सकता है। तो कई तदाबीर होती हैं। अगर ये हो भी जाए तो जितनी जल्दी हो सके इनको हॉस्पिटल जाना होता है, और स्ट्रोक टीम जो है, जब एम्बुलेंस वालों को पता चलता है वो खुद ही अलर्ट कर देते हैं हॉस्पिटल को कि ये पेशेंट स्ट्रोक की वजह से आ रहा है, और इमीडिएटली उनके काम होते हैं। उसको कहते हैं फास्ट ट्रैकिंग, बिल्कुल फास्ट ट्रैक किया जाता है उसको। तो जब किसी को ये अलामात हों कि भाई उनकी जो है वो हाथ जो है बिल्कुल कमज़ोर हो गया, स्पीच चले गई हो, तो वो जब फ़ोन कॉल करें तो उनको बताएं कि मुझे स्ट्रोक हो रहा है, ताकि वो सही एम्बुलेंस को भिजवाएं इमीडिएटली, फास्ट वाली को,
और वो रास्ते में ही वो रिले कर दें जो नियरेस्ट कैजुअलिटी को कि हम स्ट्रोक का मरीज़ ला रहे हैं, तो पूरी टीम एक तैयार होगी वहाँ पे उनको रिसीव करने के लिए। उनका स्कैन होगा और इमीडिएटली अगर पता चल गया कि क्लॉट है तो क्लॉट बस्टिंग मेडिकेशन दिया जाएगा, और जितनी जल्दी दिया जाए उतने फुल रिकवरी के चांस हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, समझ में ये आता है कि अगर कोई अटैक इस तरह का सिम्टम्स हैं तो इमीडिएटली इमरजेंसी में सबसे पहले तो हॉस्पिटल लेके जाएं, लेकिन जब वो क्लॉट बस्टिंग जो मेडिसिन देते हैं, जो इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, जब क्लॉट क्लियर हो जाता है तो क्या उसके बाद बॉडी नॉर्मल पोजीशन में नहीं आ जाती? क्योंकि अगर तो वो क्लॉट नहीं रहा और ब्लड सर्कुलेशन बैक टू नॉर्मल हो गई है तो क्या बॉडी नॉर्मली रिएक्ट और बिहेव करना शुरू करती है? बिल्कुल, अगर वो इतनी टाइम, उसका एक टाइम फ्रेम होता है, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, उसके अंदर अगर इसको रिस्टोर कर दिया जाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कंप्लीट रिकवरी हो सकती है। मेरे कई पेशेंट्स हैं जिनको इमीडिएटली उनको जो है नेसेसरी ट्रीटमेंट मिल गया, क्लॉट बस्टिंग मेडिकेशन दे दी गई और क्लॉट को रिमूव कर दिया गया दवाई दे के या फिर खींच के निकाल के, तो उनकी फुल रिकवरी भी हो जाती है और वो बहुत लकी लोग होते हैं जिनको हो जाए। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि मरीज़ जो है वो हिचकिताते हैं या देखते हैं कि शायद ये बेहतर हो जाए और डिले कर देते हैं, तो बाय द टाइम वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो एक बहुत लंबा गैप हो जाता है, 1 घंटे का, और फिर उस दौरान जो है वो डैमेज ज़्यादा हो जाता है। तो इसकी वजह से जो है बहुत फास्ट एक्ट करना होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या वजह है कि जो हमारी एशियन कम्युनिटी में है इसमें इसकी काफ़ी कसरत से ये तादाद पाई जाती है जिसमें स्ट्रोक का अटैक होता है, और स्पेशली यूके में भी बहुत सारे लोग रेगुलरली इसमें मुब्तला होते हैं, तो क्या ऐसी वजह, क्या हमारे जीन्स में ऐसी चीज़ है या हमारी डाइट ऐसी है, क्या ऐसी चीज़ है जो एशियन कम्युनिटी को इसमें ज़्यादा वल्नरेबल बना देती है? इसमें आपकी मैं तवज्जो लेके जाऊंगा हमारे पुराने बिलास प्रोग्राम की कनेक्शन से, जो हमने डायबिटीज़ पे किया था। तो बहुत सारे हमारे एशियन लोग जो हैं, एक तो उनकी खुराक और उनका जो लाइफस्टाइल है वो डिफरेंट है, और बहुत सारे लोगों को अनडायग्नोस्ड डायबिटीज़ होती है जिनको पता नहीं होता, क्योंकि डायबिटीज़ भी एक साइलेंट किलर है। और किसी को अगर डायबिटीज़ हो जाए, टाइप 2 डायबिटीज़, तो उनका स्ट्रोक होने का चांस 2 से 3 गुना ज़्यादा होता है कंपेयर टू नॉन डायबिटिक लोगों के। और ये लोगों को उस वक्त पता चलता है जब वो जाते हैं हॉस्पिटल कि स्ट्रोक हो गया, और उस वक्त पता चला कि डायबिटीज़ भी है। तो अनडिटेक्टेड कंडीशंस की वजह से या तो डायबिटीज़ डिटेक्ट नहीं हुई हुई हो, या फिर ब्लड प्रेशर ना हुआ हुआ हो, या कोलेस्ट्रॉल चेक नहीं हुआ हुआ हो, ये वजूहत हो सकती हैं कि अवेयरनेस की वजह से चेकअप नहीं करवाया और चलते रहे। क्योंकि ये सारे जो डिजीज़ हैं ये साइलेंट होती हैं, ब्लड प्रेशर भी साइलेंट होता है, डायबिटीज़ तो होती है, उसका कोई अलामत नहीं होती, इवन एट्रियल फिब्रिलेशन जो है ये भी साइलेंट होता है। डॉक्टर साहब, अभी एट्रियल फिब्रिलेशन पे भी डिटेल बात करेंगे। एक हमारे साथ लाइव कॉलर मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या सवाल करना चाहेंगे आप? जी, मैं डॉक्टर साहब से ये कहना है कि मुझे ना शाइतिका रहा है काफ़ी देर, मुझे काफ़ी तकलीफ रही है। अच्छा, लेकिन मेरी रीढ़ की हड्डी में भी उन्होंने इंजेक्शन लगाया, उसका तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि वो मेरा ख्याल है वो मसला नहीं था। लेकिन ये जो उसके साइड कूल्हे में है ना, इस दफ़ा उन्होंने मुझे वो इंजेक्शन लगाया है, उससे मुझे फ़र्क है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, इसकी कोई सर्जरी नहीं हो सकती कि ये तकलीफ चली जाए? क्योंकि टांग तो मेरी अभी भी खिंची रहती है, पाँव बड़ा जलता है मेरा नीचे से, और मतलब कि चलने में भी डिफिकल्टी है मुझे। तो कोई ये बता, इसके मतलब मैंने आपसे पूछना है। डॉक्टर साहब, वो कह रही कोई सवाल और करना चाहेंगे? कहते हैं कि शाइटिका पेन है और उसके बाद कोई, तो शाइटिका का कोई ताल्लुक़ नहीं है हमारे टॉपिक से, ये एक अलग ही कंडीशन है जिसमें होता ये कि जो आपकी जो नर्व्स हैं जो सप्लाई करती हैं आपकी टांग को, वो रीढ़ की हड्डी के लेवल पे उनके अंदर ट्रैपमेंट हो जाती है, नर्व ट्रैप हो जाती है, जो कहते हैं ट्रैप नर्व। और वो होता ये है कि आपको या तो आर्थराइटिस होता है स्पाइन का, या फिर आपकी जो डिस्क है, जो एक रीढ़ की हड्डी के बीच में एक फोम वाली चीज़ होती है, वो घिस जाती है, तो वो नर्व को दबा रही होती है। जब वो नर्व को दबा रही होती है तो उसमें ये सारे अलामात होती हैं कि या तो उनको सुंद हो जाता है टांग, या फिर वीकनेस हो जाती है, या फिर दर्द होता है। और ये जो चीज़ें जो उनको दी गई हैं बिल्कुल ठीक हैं, उसमें इंजेक्शन लगाया जाता है स्टीरॉयड का उसको आराम देने के लिए, या फिर उस जॉइंट को जिसमें ये फंस रही है नर्व, उसको रिलीज़ करने के लिए उसके अंदर इंजेक्शन दिया जाता है। इसका कोई परमानेंट सर्जिकल ट्रीटमेंट भी होता है डॉक्टर साहब? उसकी सर्जरी हो सकती है, जो कि उसको डीकम्प्रेशन कहते हैं, उसको जो है जहाँ पे जो अगर आपकी डिस्क जो है दब रही है उसको ठीक करने के लिए स्पाइनल सर्जन जो है वो सर्जरी करते हैं। लेकिन अमूमन सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादातर लोगों को फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज से और पेन किलर से आराम हो जाता है। एक और कॉलर मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम जी। ये आप मुझे ऑन एयर आ नहीं रहे आप? मैंने जी, आपकी आवाज़ आ रही है जी, मुझे आवाज़ तो जा रही है, लेकिन आपकी तस्वीर ऑन एयर आनी बंद हो गई है। ओके, आप क्या सवाल करना चाहेंगे?
हेलो, मेरा ख्याल है जी कॉल ड्रॉप हो गई है। कोई बात नहीं। जी डॉक्टर साहब, इस तो बेसिकली ये बहुत सारे लोग स्ट्रोक से इनकी डेथ भी हो जाती है, तो क्या वजह है, कैसे हम इसको अपने घर में प्रिवेंट कर सकते हैं ताकि अगर तो एक आम इंसान के लिए आपने एक कॉल से पहले डिस्कस किया, जिक्र किया एट्रियल फाइब्रिलेशन का, अब मोबाइल में गैजेट्स में मौजूद है, जिस तरह एक स्मार्ट वॉचेस में आजकल आप ईसीजी घर में कर सकते हैं और उसका डिफरेंट वो बताते हैं कि जी आपकी पल्स रेगुलर है या इरेगुलर है। तो एक तो स्मार्ट गैजेट्स तो मौजूद हैं जो अमेज़ोन पे या आप ऑनलाइन इजीली बाय कर सकते हैं, 60-70 पाउंड से स्टार्ट होके 150 से 200 पाउंड के दरमियान उसकी एक कॉस्ट है। तो अगर वो कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता तो क्या कोई ऐसी भी कोई टेक्निक है जो हम घर में इस्तेमाल करके इसको डिटेक्ट कर सकें? लेकिन पहली बात तो ये कि आजकल जो है टेक्नोलॉजी इतनी आम हो गई है और इतनी महंगी भी नहीं है। अगर हर आदमी के पास टेलीफोन होता है, स्मार्टफोन अगर वो है, तो ऐप जो होते हैं, बहुत सारे ऐप्स होते हैं जिसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं और वो ऐप इतने आसान है कि उसमें एक बटन दबाएंगे और लाइट जलेगी, उसके आप उंगली रखेंगे तो उसमें पल्स आपकी डिटेक्ट हो सकती है और वो आपके जीपी के सर्जरी में भी रिले हो सकती है उसकी रिपोर्ट। तो एक तो वो है, लेकिन अगर आप ये सब चीज़ें आपके एक्सेस में नहीं है, नहीं ख़रीद सकते हैं, तो सबसे सिंपल जो चीज़ है बिल्कुल ओल्ड फैशन वे है और अभी भी बिल्कुल उसकी वैलिडिटी है, जो कि आप अपनी नफ्स को खुद चेक करें। उसका तरीक़ा सिर्फ ये है कि अपनी 3 उंगलियों को ये कलाई के ऊपर यहाँ पे रखें आप और थोड़ा सा इसको दबाएं और आपको इमीडिएटली फील होगा कि यहाँ पे जैसे दिल की धड़कन है ये आपको फील होगा, नफ्स फील होने शुरू हो जाएगी। अब आप खुद नोट करें कि आपकी नफ्स रेगुलर आ रही है कि नहीं आ रही है। रेगुलर ऐसा होता है जैसे कि वो घड़ी का घंटा होता है, बिल्कुल रेगुलर तरीके से चल रहा होता है। अगर वो ऐसे रेगुलर ना आ रही हो कि एक दफ़ा आए पल्स की बीट, फिर थोड़ा गैप आ जाए, फिर आए, फिर बहुत तेज़ आए, फिर हल्की आए, तो उसका मतलब है कि नफ्स जो है आपकी इरेगुलर है। उसके साथ साथ लोगों को फील भी होता है कभी कभी कि इनकी दिल की धड़कन बड़ी तेज़ हो गई है या फिर घबराहट की तरह फीलिंग होती है। बहुत सारे एशियन लोग वो डिस्क्राइब नहीं कर पाते, लेकिन उनको सिंपली घबराहट होती है। इसके ऊपर दोबारा आते हैं डॉक्टर साहब, एक और कॉलर मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आपने मेरा सवाल नहीं मेरा ख्याल है सुना? आपकी आवाज़ आना बंद हो गई थी जी, क्या सवाल करना चाहेंगे? ओहो, मैंने आपसे पूरा सवाल किया, आपने कहा कि आपकी तस्वीर हुई है। अच्छा, वो तो जी मैं वो तस्वीर वाला ही था जी, क्या सवाल करना चाहेंगे? सवाल ये है कि ये आप कहते हैं ना कि जैसे आपको फील होना शुरू हो जाता है तो मिनिमम 15 मिनट तो लग ही जाते हैं जब आप पहुंचते हैं हॉस्पिटल के अंदर। तो जो डॉक्टर ने कहा है कि 2 मिनट या 3 मिनट या 4 मिनट में तो डेथ हो जाएगी उस टिश्यू की, नर्वस टिश्यू की, तो क्या फिर चीज उस वक्त की जा सकती है सिवाय इसके कि अगर वो जो है अगर कोई वो कह रहे हैं कि ब्लड क्लॉट हो गया उसको डिसॉल्व करने के, लेकिन जो पिछला डैमेज है वो तो फिर हो गया। इसका तो मतलब है कि उसको तो 5 मिनट के अंदर अंदर पहुंचाएं तो बचेगा, नहीं तो उसकी तो मतलब पैरालिसिस। चलें आपका सवाल अभी जवाब देते हैं। डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं कि बिल्कुल जो फर्स्ट एड जो है हम घर में क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं? ज़ाहिर है हॉस्पिटल जाने के लिए टाइम दरकार है, एम्बुलेंस का आना लेके जाना, ऑब्वियसली 10-15 मिनट तो ईजी एक मामूली सी बात है हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए। तो क्या ऐसी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है या क्या 15 मिनट सफिशिएंट है अगर स्ट्रोक से बचने के लिए? एक्चुअली इसमें जो है आप कुछ कर नहीं सकते, जितनी जल्दी हो सके पहुंच जाएं आप। ऐसी भी बात नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो रिकवर कर गए हैं, तो जितनी जल्दी हो सके वो बेहतर है। अनफॉर्चुनेटली ये हार्ट अटैक की तरह नहीं कि आपने एस्प्रिन ले लिया और आप बच गए, क्योंकि ये पहले पता नहीं होगा आपको कि स्ट्रोक किस वजह से हुआ है। अगर ब्लीडिंग की वजह से हुआ है स्ट्रोक और एस्प्रिन ले ली तो ब्लीडिंग बढ़ सकती है, तो इसलिए वो ख़तरनाक भी हो सकता है जब तक कि पता ना हो कि वजह क्या है। अगर इनको पता हो कि भाई मुझे ये इरेगुलर पल्स थी तो उसको पहले ही तदाबीर करनी चाहिए थी, उसके अंदर ब्लड थिनर पे होना चाहिए उस मरीज़ को ताकि ये नौबत ही ना आए। ओके, तो अगर किसी को पता घर में स्ट्रोक हो जाता है तो क्या इसकी कोई टाइम ड्यूरेशन है? क्योंकि कुछ लोगों को हो सकता है कि स्ट्रोक इतना सवेयर ना हो कि फ़ौरन उसका इम्पैक्ट हो, मे बी एक माइनर स्ट्रोक हो, क्या ऐसा भी? बहुत अच्छा आपने सवाल किया, और यही लोग हैं जिनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो वो जो है स्ट्रोक से पहले कभी कभी होता है कि वार्निंग साइन होती है, इसको हम कहते हैं TIA, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। उसका मतलब ये है कि ये एक वार्निंग साइन आती है। तो होता ये है कि मरीज़ को सडनली उनको होता है कि भाई ये हाथ से मोबाइल फ़ोन गिर गया, या फिर एकदम से बात करते करते वो जो है लफ्ज़ नहीं आ रहे हैं मुंह में, या फिर एकदम से एक साइड चले गई, लेकिन यह है कि वो विदिन कपल ऑफ आवर्स या विदिन 24 आवर वापस आ जाती है। तो लोग कहते हैं कि हाँ जो भी था ठीक हो गया, कुछ नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़ी वार्निंग साइन थी
कि स्ट्रोक होने वाला है, तो जब ये इस चीज़ को अगर मिस कर दिया जाए तो नेक्स्ट थिंग जो आपकी डोर स्टेप पे है वो बहुत बड़ा स्ट्रोक है। तो जब अगर किसी को ये अलामात आ जाएं जिसको कहते हैं मिनी स्ट्रोक, उनको इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। इमीडिएटली जाके उनको असेसमेंट कराना चाहिए अपना, चाहे वो कैजुअल्टी चले जाएं, क्योंकि कोई पता नहीं कि ये दोबारा विद इन फ्यू आवर्स फुल ब्लोन स्ट्रोक या पूरे स्ट्रोक के ज़रिए ना वापस आ जाए। तो ये एक चांस है जो लोगों को मिलता है, उसको रोकना चाहिए। ओके डॉक्टर साहब, अक्सर पेशेंट जो होते हैं, अक्सर लोगों को डायबिटीज़ की वजह से या ब्लड प्रेशर की वजह से या हार्ट रिलेटेड कोई भी कंडीशन की वजह से एस्प्रिन दी जाती है। एस्प्रिन नॉर्मली लोग रेगुलरली ब्लड थिनर लेते हैं, तो क्या वो भी इसके लिए हेल्पफुल है या कोई इसके अंदर कोई और बेहतर चीज़ है? जिस तरह आपने बताया कि एस्प्रिन भी बाज़ औक़ात अगर ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाए दैट कुड बी इवन डेंजरस, क्योंकि ज़ाहिर है वो अगर ब्लीडिंग की वजह से है तो ब्लीडिंग और ज़्यादा हो जाएगी। बिल्कुल सही बात तो क्या इसमें कोई ऐसी मेडिकेशन मौजूद है जो अगर आप रेगुलरली लें जिसमें आपका ब्लड सर्कुलेशन कंट्रोल रहे? अमूमन तो वैसे अगर आदमी के अंदर कोई अगर प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं, तो उनको तो चांसेस है नहीं कि स्ट्रोक होने के। लेकिन ये वही लोग हैं जिनके अंदर कंडीशंस मौजूद हैं, जैसे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है वो भी अनकंट्रोल्ड है, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल है, कोलेस्ट्रॉल अनकंट्रोल है, ये लोग हैं ज़्यादातर एट रिस्क टू डेवलप ये कंडीशन एट्रियल फिब्रिलेशन। अगर ये चीज़ पिकअप हो जाए तो उनको हम लोग ब्लड थिनर्स दे देते हैं, डॉक्टर्स जो उनके जीपी हैं या स्पेशलिस्ट हैं, ताकि परमानेंटली उनका ब्लड थिन रहे, ताकि क्लॉट बनने की नौबत ही ना आए। अगर क्लॉट नहीं बनेगा तो स्ट्रोक नहीं होगा। तो यही एक एहतियाती तदाबीर है, और उसके लिए जो रिसर्च से पता चला है कि एस्प्रिन से कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर एट्रियल फिब्रिलेशन है तो अगर आप एस्प्रिन ले रहे हो तो उससे वो स्ट्रोक की जो वो बचने की है वो चांसेस नहीं होते कोई। उसके लिए एक ख़ास दवाई दी जाती है। पहले ज़माने में एक दवाई होती थी, इसको कहते थे वारफरिन, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी क्योंकि उसके अंदर ब्लड टेस्टिंग की ज़रूरत होती थी फ्रीक्वेंटली, लेकिन अब उसका भी लेवल बदल आ गया है। उसकी ऐसी दवाइयाँ आ गई जिसमें बार बार ब्लड आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और एक दफ़ा आप दे दें, एक ही डोज़ होती है और वो आप लेते रहें तो मुसलसल आपका खून जो है वो इस लेवल पे थिन रहता है कि बहुत ज़्यादा ना हो जाए और बहुत कम ना हो। तो जो प्रॉब्लम थी, रिसेंटली इनोवेशन की बात करते हैं। जी बिल्कुल, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। एक लाइव कॉलर मौजूद हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैंने शुक्रिया आपके जवाब का डॉक्टर साहब। एक चीज़ मिस कर गया था, मैं साइंस बता रहा था, जैसे आपने बताया कि TIA हो सकता है, वो इसमें पल्स रेट बहुत कम हो जाए, यानी कि 40 पे आ जाए, और ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो 140/65, यानी ये ऐसा हुआ, पल्स रेट हो गई एकदम से 40 और कुछ समझ नहीं आई। कई इमरजेंसी भी गए, उन्होंने वहाँ पे देखा, वो कहने लगे नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, उन्होंने ECG वगैरह की, लेकिन पल्स रेट 2 दफ़ा कम हो गई, 40 पे आ गई थी। ब्लड प्रेशर 145/65 था। वो कहने लगे हमें कुछ नहीं समझ आई। मैं ये पूछना चाह रहा था, इज दिस ऑल्सो ए साइन ऑफ इम्पेंडिंग स्ट्रोक? जैसे आपने अभी बताया कि साइंस के ऊपर नजर रखें, इज दिस वन ऑफ देम? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है ये। सबसे पहली बात जो है कि अगर पल्स इतनी लो हो जाए तो ये इंडिकेट करता है कि ये आपकी जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है हार्ट का, उसके अंदर ख़राबी है। और उसका ज़्यादातर जो इसका चांस होता है कि इतनी अगर लो पल्स हो जाए 30 या 40, तो इन लोगों को एक चीज़ होती है, वो कहते हैं पेस मेकर। मतलब दिल के अंदर जो एक पेस मेकर होता है उसके अंदर बीमारी आती है और वो दिल की धड़कन को मुसलसल चला नहीं पाता। तो उसके लिए एक्सटर्नली एक बैटरी टाइप चीज़ होती है जो कि इम्प्लांट कर दी जाती है, और फिर वो एक रेगुलर तरीके से उसको कंट्रोल किया जाता है हार्ट रेट को। तो मुझे ये लगता है कि जिनकी पल्स एक दफ़ा 40 हो जाए तो उनको ECG के खाली एक ECG करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उनके लिए हम दूसरी डिवाइसेस होती हैं जो हम लगा के भेज देते हैं, ऐसे एक लॉकेट टाइप चीज़ होती है जो लटकती है गले में, और वो पूरे 1 हफ़्ते की मॉनिटरिंग करती हैं। क्योंकि ECG जो है वो एक जैसे तस्वीर खींचने की बात है कि एक स्नैपशॉट है 1 मिनट के अंदर या कुछ सेकंड के अंदर, अगर आपने उसको पकड़ लिया तो पकड़ लिया, लेकिन कभी ये भी होता है कि बाय द टाइम आपने ECG किया, पल्स आपकी रिस्टोर हो गई, तो मिस करने का चांस होता है। ECG बेसिकली फुल पिक्चर नहीं देती। फुल पिक्चर नहीं देती, वो उस मिनट उस सेकंड की जो है पिक्चर आएगी। जैसे आपने फ़ोटोग्राफ खींची और उसके बाद कुछ हुआ तो वो आपको पकड़ा नहीं जाएगा। ऐसे कोई वारदात हो रही है लेकिन आपने उस वक्त फ़ोटो नहीं खींची, फ़ोटो खींची जब हो चुकी थी। तो यही ECG का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये कंप्लीट सर्टन नहीं होता कि भी इसको एक्सक्लूड करने के लिए। उसके लिए लेकिन बहुत सारे आले हैं जो दे देते हैं, इसको हम कहते हैं 24 आवर ECG मॉनिटर, या फिर 7 डेज़ का होता है कि 7 दिन तक आप ये लगा के रखें
सुबह शाम सोते चलते हुए, और उसमें ये आपकी जो हार्ट की जो रफ्तार है, रेगुलरिटी, ये कंटिन्यूसली मॉनिटर हो रही थी। और इस पे भी अगर आपको पिकअप ना हो तो एक चीज़ होती है जो आपके स्किन के अंदर हम इम्प्लांट कर देते हैं और जो 1 महीने तक रख सकते हैं, ताकि इसको अगर किसी को ये अगर चीज़ हो जाए कि पल्स इतनी ड्रॉप हो गई है, तो जब तक के डॉक्टर मुतमईन नहीं हो जाता कि इनको इसको कहते हैं एरिथमिया या कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट में प्रॉब्लम नहीं, उनको इन्वेस्टिगेट कंटिन्यूसली करना होता है। डॉक्टर साहब, जो चीज़ इम्प्लांट करते हैं, क्या जी। वो ऑपरेशन के थ्रू इंजेक्ट करनी पड़ती है या कुछ, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक और कॉलर मौजूद हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि जो मुझे ब्लड प्रेशर है, तो मैं दिन में कौन से टाइम पर बेस्ट कौन सा टाइम है जब उसको मैं चेक कर सकता हूँ पूरे दिन में, और कभी कभी वो 114 भी हो जाता है, तो उसमें वरी अबाउट है कि इज ऑलराइट, तो उसके बारे में मुझे जानना है। और मैं अम्लोडिपिन नाम की जो उसकी टैबलेट है वो लेता हूँ, तो वो 1.10 मिलीग्राम है, तो टैबलेट वो का नाम 2 क्या हिस्सों बताया में आपने? लेता हूँ, वो मैं 2 हिस्से में लेता हूँ। टैबलेट का नाम क्या बताया आपने? एम्लोडिपिन। एम्लोडिपिन, तो वो मैं 2 हिस्सों में लेता हूँ। वो एक बड़ी टैबलेट आती है, उसको तोड़ के आधी सुबह में लेता हूँ, आधी फिर शाम को लेता हूँ। तो ये सही है या एक वक्त में से लेना चाहिए, इसका मुझे खुलासा और आपने कहा कि आपका हार्ट रेट जो है या पल्स जो है वो 114 प्लस हो जाता है। ब्लड प्रेशर लोगों के कभी 414, 18 भी हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर की बात करें, हार्ट रेट की बात करें। ब्लड प्रेशर की बात कर रहा हाँ, ब्लड प्रेशर था। और बाइसोप्लोर भी लेता हूँ, बाइसोप्लोर भी मैं लेता हूँ एक। आप पूछना ये चाहते हैं कि दिन में किस टाइम पे चेक किया जाए? हाँ, वो भी मुझे एक मालूमात करने, और वो जो मैं 2 हिस्सों में लेता हूँ वो भी सही है कि वो भी मुझे पूछना है। और वो जो कहाँ तक का लो हो तो भी फिक्र न करने जैसा माहौल रहता है, वो भी मुझे पूछना है। ओके, ठीक है। वो कहते हैं जी ब्लड प्रेशर काफ़ी कितना लो हो जाए कि वो कंसर्निंग होना चाहिए, प्लस ये कि मेडिकेशन ले रहे हैं वो ठीक है 2 दफ़ा दिन में लेने के लिए। तो पहली बात तो ये ना कि उनको पता होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर का टारगेट रेंज क्या है। अगर इनको डायबिटीज़ नहीं है या फिर किडनी की प्रॉब्लम नहीं है और कोई कंडीशंस नहीं है, तो ब्लड प्रेशर 140 से नीचे होना चाहिए। ऊपर वाला जो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कहते हैं, नीचे का इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको भी 85 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो 140 और 80 का नंबर याद रखें और इसके अंदर अंदर होना चाहिए। उनका कंसर्न ये कि 114 से अगर कम हो जाए तो फिर अगर बहुत कम हो जाए तो उसमें सबसे पहली अलामत ये होगी, जैसे आप खड़े होंगे उठ के बिस्तर से तो आपको चक्कर आएंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपका ब्लड प्रेशर मज़ीद ड्रॉप होता है जब आप पॉस्चर चेंज करते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर 110 या 120 से नीचे हो जाए तो बहुत ज़्यादा ट्रीट हो गया है, कहते हैं ओवर ट्रीटमेंट, तो उससे नुकसान भी हो सकता है। तो फिर जो दवाई आप खा रहे हैं उसकी डोज को कम करना पड़ेगा। तो ये जो आप ले रहे हैं एम्लोडिपिन, ये ब्लड प्रेशर की दवाई है। बहुत सारे लोग एक ही वक्त में ले लेते हैं क्योंकि इसकी जो ड्यूरेशन है 24 आवर्स है, लेकिन अगर आप इसको स्प्लिट करना चाहते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एज़ लॉन्ग एज़ कि आप रेगुलरली लेते रहें। लेकिन अगर आपको ये सिम्टम्स हो रहे हो कि कभी कभी चलते चलते आपको चक्कर आएँ या उठ के बैठें आप और चक्कर आएँ, इसका मतलब है कि आपका ब्लड प्रेशर एट टाइम्स बहुत लो हो रहा है। तो उसका मतलब है कि जस्ट उसकी जो डोज को एडजस्ट करना पड़ेगा, मे बी 10 के बजाय 5 लें अगर बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है। तो दोनों तरफ की बात हो सकती है। जैसे ब्लड शुगर में हमने कहा था कि बहुत नीचे भी हो जाए तो नुकसान हो, तो ब्लड प्रेशर को बहुत नीचे भी नहीं करना चाहिए, उसकी एक रेंज होती है, उसके अंदर रखना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर लोगों को होता है कि इरेगुलर ब्लड प्रेशर होता है। फॉर एग्जांपल जो अपर लिमिट है वो 140 अबव है और जो लोअर लिमिट है वो 65 से भी कम है। तो अगर अपर लिमिट का हाई होना और लोअर का लो होना, क्या ये भी किसी कंसर्न की वजह से? लोअर का जो होता ये है कि जैसे आदमी की उम्र बढ़ती जाती तो आर्टरी की जो इलास्टिसिटी है वो कम हो जाती, तो ये इंडिकेट करता है कि आपकी जो आर्टरीज हैं हार्ड हो गई हैं। तो लो नीचे वाले होने का कोई इसका नुकसान या ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ जो ऊपर का जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादातर मैटर करता है कि बहुत हाई हो जाए या बहुत लो हो जाए, और जो नीचे का है वो अगर बहुत हाई हो, जैसे 90 से ऊपर हो, अगर 100 से ऊपर हो तो फिर वो मैटर करता है। लेकिन ज़्यादातर जो हम लोग देखते हैं उसको कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, जो कि ऊपर का जो ब्लड प्रेशर होता है। मेजॉरिटी जो लोग होते हैं उनको उसी की तकलीफ़ होती है, नीचे का ठीक ही रहता है। लेकिन अगर वो नीचे वाला ब्लड प्रेशर अगर आपका 90 से ज़्यादा हो जाए तो फिर कंसर्निंग है, या 100 से ऊपर हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि कोई बॉडी के अंदर वो इंजेक्ट करके कोई डिवाइसेस मौजूद हैं जिसके अंदर आप ऑब्जर्व करते हैं कि हार्ट बीट या हार्ट रेट कैसा है, उसको मॉनिटर करते हैं 24 आवर्स के लिए फॉर अ वीक और सो। तो क्या वो ऑपरेशन करके कोई डिवाइस अंदर डाली जाती है या सिर्फ इंजेक्शन? ऑपरेशन तो उसको नहीं कहा जाता है, उसको थोड़ा सा एक बॉडी के स्किन को कट करते हैं और वो उसका साइज़ भी बड़ा छोटा होता है, वो ड्राइंग पिन के साइज़ का होता है, तो उसको स्किन के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है और उसको फिर बंद कर देते हैं और उसको बड़ी आसानी से निकाल
डाल दिया जाता है। तो कोई ऐसा कोई ख़ास ऑपरेशन होता नहीं है। उसकी नौबत उस वक्त आती है कि जब हमको कंटिन्यूसली शक हो कि इस मरीज़ को है एट्रियल फिब्रिलेशन की बीमारी, लेकिन जब जब इनकी टेस्टिंग की गई तो वो मिस हो गया, जिसको हम कहते हैं पैरोक्सिस्मल एट्रियल फिब्रिलेशन। मीनिंग कि ये इंटरमिटेंटली होता है, कि कभी होता है और कभी नहीं होता। मरीज़ आपको कहता है कि भाई मुझे जो है घर में हुआ था, लेकिन डॉक्टर साहब जब मैं यहाँ आया हूँ तो ठीक हो गई है मेरी। तो इस तरह की अगर कोई अलामत कहें और मुसलसल उनका जो है 24 आवर का भी मॉनिटरिंग सही आए, 7 दिन की भी सही आए, लेकिन ये सिम्टम हो रहे हो तो उनको हम फिर ये लगाते हैं 1 महीने के लिए या 3 महीने के लिए। और उसके अंदर और भी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि ये डायरेक्टली रिले हो सकता है, जिस डॉक्टर ने लगाया डिवाइसेस के थ्रू या टेलीफोन के थ्रू आप इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। या इसके अंदर एक मेमोरी होती है जो कि जितने दिन के भी अंदर रखें वो पूरी उसका ट्रैक रिकॉर्ड आता है इसके अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, जो एट्रियल फाइब्रिलेशन है, क्या ये कोई हार्ट कंडीशन है? क्या ये हार्ट का स्कैन करके भी पता चल सकती है? एक कॉलर मौजूद है, इसके बाद इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नहीं, मुझे अभी आपने थोड़ी देर पहले मैंने फ़ोन किया था, जो मैंने पूछना था कि वो ब्लड प्रेशर दिन में मैं घर चेक करता हूँ तो बेस्ट कौन सा टाइम है कि और कितनी दफ़ा पूरे दिन में चेक कर सकता हूँ? और वैसे मैं डायबिटिक की भी टेबलेट लेता हूँ, वो आपको बताना मैं भूल गया था। ओके, तो उसके बारे में थोड़ा खुलासा करें प्लीज़। कोई ऐसा ख़ास टाइम तो नहीं है, लेकिन यूजुअली जो लोगों को हार्ट अटैक होते हैं, स्ट्रोक होते हैं, वो देखा गया है कि वेरी अर्ली मॉर्निंग होती है, जिसको कहते हैं अर्ली मॉर्निंग सर्ज। तो ब्लड प्रेशर जो यूजुअली देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा राइज़ करता है वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। तो सुबह के वक्त जब उठते हैं तो आप चेक कर लें कि कितना है ब्लड प्रेशर, क्योंकि एज़ द डे गोज़ बाय कभी कभी वो नॉर्मलाइज भी आता है तो मिस करने के चांस होते हैं। तो सुबह के वक्त देख लें या दिन में 2 दफ़ा चेक कर लें अगर आपका इरेगुलर आ रहा है। अगर रेगुलर आ रहा है तो फिर रोज़ ब्लड प्रेशर चेक करने की भी कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपका एक दफ़ा कंसिस्टेंटली ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में है तो इतनी जल्दी आपको हर दफ़ा देखने की ज़रूरत नहीं। या सिम्टम्स हों, बहुत चक्कर आ रहे हों या फिर सर में दर्द हो रहा हो तो देखें कि बहुत बढ़ नहीं गया या बहुत कम नहीं हो गया है। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल करना चाहेंगे आप? मैं सवाल ये करना चाहती हूँ कि मेरा ब्लड प्रेशर कभी नॉर्मल होता है, कभी हाई होता है, कभी 150 पर चला जाता है। एक बार मैं पाकिस्तान गई तो 200 से ऊपर चला गया, लेकिन डॉक्टर मुझे टैबलेट देते हैं लेकिन मैं वो खाती नहीं हूँ। तो लेकिन वैसे मेरा तकरीबन 148 50 और 40 तक भी है। जब मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ तो वो 139 होता है कुछ। तो ये टेंशन की वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, आप मुझे ये बता सकते हैं? और दूसरा, मेरी उम्र 68 है, तो टैबलेट खानी चाहिए या नहीं खानी? मुझे 5 मिलीग्राम डॉक्टर देता है। अच्छा, आपको कोई और हेल्थ कंडीशन भी है? जी, कोई और हेल्थ कंडीशन भी है? कोई और? नहीं, मुझे थायराइड है और कोई नहीं है। कभी कभी स्ट्रेस है। शुगर की बीमारी तो नहीं है आपको? डायबिटीज़? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। ओके गुड। ओके, वो कहते हैं कि उनकी ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई, और अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम होता है। मेरी मदर को ये प्रॉब्लम रहा कि नॉर्मली ब्लड प्रेशर जब घर में चेक करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, लेकिन जब जीपी के पास जाते हैं तो 135, 138, 139, क्योंकि अप टू 140 नॉर्मल कंसीडर करते हैं। जी। और बाज़ औक़ात वो उसकी मेडिकेशन भी नहीं देते। तो क्या करना चाहिए कि ज़ाहिर है जब या तो कुछ जीपी ये भी कहते हैं कि जो हमारे घर का जो ब्लड प्रेशर मॉनिटर है वो कोलैबोरेशन उसकी प्रॉपर तरीके से नहीं है कोई भी चीज़, तो क्या इस तरह की तजवीज़ देते हैं? इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो जो मॉनिटर है अगर वो बिल्कुल कैलिब्रेटेड नहीं है, अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो आपको गलत रीडिंग भी दे सकता है। तो सबसे जो पहली चीज़ मैं कहता हूँ कि मरीज़ को अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर लेके आएँ और हम कंपेयर कर लेंगे अपनी सर्जरी के मॉनिटर से, क्योंकि हमारे पास कैलिब्रेटेड होते हैं। अगर उनकी रीडिंग आसपास लगभग सेम है तो आपका मॉनिटर जो है वो बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज़ ये जो है रिस्ट वाले मॉनिटर जो हैं वो बिल्कुल इरेगुलर रीडिंग देते हैं, इरेटिक, तो उसके ऊपर रिलाय ना करें, आप आम कफ वाले जो हैं वो मॉनिटर को यूज़ करें। तीसरी चीज़ ये है कि कभी कभी पल्स इरेगुलर होती तो ये जो मॉनिटर हैं आपको बिल्कुल गलत रीडिंग देते हैं, तो ये भी एक अलामत हो सकती है इरेगुलर पल्स की कि जो है गलत ब्लड प्रेशर आ रहा है या चीज़ आ रही है। लेकिन आजकल जो है नए जो आपकी जो रूल्स हैं, जो एविडेंस है वो ये है कि हम अगर मरीज़ का इस तरह डिस्क्रिपेंसी हो कि सर्जरी में कुछ आ रहा है तो हमको कहते हैं कि आप अपने घर में पूरे 1 महीने की रीडिंग्स आप ला के दे दें, जिसको कहते हैं होम डायरी, और डिफरेंट टाइम्स पे, तो हम उसको मान लेते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसमें घर में आदमी रिलैक्स होता है, नॉर्मल कंडीशंस में होता है, तो हमको पता चल जाता है कि क्या ब्लड प्रेशर है, उसकी बेसिस पे हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। या फिर एक और चीज़ होती है जिसको कहते हैं हम 24 आवर ब्लड प्रेशर मॉनिटर, वो भी एक मॉनिटर होता है जो पेशेंट को लगा के हम भेज देते हैं,
और उसमें 24 आवर की ब्लड प्रेशर की रीडिंग आ जाती, तो उसका एवरेज करके हम देख लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर उनकी 140 से अबव रीडिंग रहती है सम टाइम, अब बताया उन्होंने कि पाकिस्तान गई थी तो 200 तक रीडिंग थी, तो क्या उनको रेगुलर मेडिकेशन वगैरह को लेनी चाहिए? बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज़ जो है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है और आपको दवाई दी गई है तो उसको कभी बंद ना करें, क्योंकि आप अगर उसको खाएंगी और फिर बंद करेंगी तो बिल्कुल फ्लक्चुएशंस जो हैं ब्लड प्रेशर की यही होंगी जो आपको दिख रही हैं कि कभी 200 हो गया, कभी 140 हो गया। तो ब्लड प्रेशर जो है एक तो ये चीज़ है कि इस फॉर एवर होएगा, ये नहीं होता कि आपने दवाई ली ठीक हो गया तो अब मैं बंद कर दूंगी। तो ये बिल्कुल। एक और कॉलर मौजूद है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं सिद्दीक बोल रहा हूँ लंदन से। जी क्या सवाल करना चाहेंगे? जी मेरा सवाल ये है, थोड़ा मैं आपकी थोड़ा वक्त लूंगा कि मैं है ना, मेरे को ब्लड प्रेशर भी है, डायबिटीज भी है और कोलेस्ट्रॉल भी है, जिसके लिए मैं सारी दवाइयाँ लेता हूँ। लेकिन बीच में मुझे कोविड हुआ था तो उस कोविड के दरमियान चंद चीजें ऐसी हुई, हॉलीडे का टाइम था, तो मेरा ब्लड प्रेशर एकदम ड्रॉप हो गया। ड्रॉप इतना हुआ कि मैं घबरा गया कि अभी ये क्या करूँ मैं। अभी छुट्टियां थी तो मेरी सर्जरी भी बंद थी, तो मैंने फिर 111 वालों को फोन किया, तो उन्होंने कहा ये तो काफी गिर गया, तो आप ऐसे करें कि आप दवाइयों को आदि कर दो। तो मैं 3 टाइप की दवाइयाँ लेता था, रेमापिल, फिलोफेनिन और इंडेपेंडा। तो उन्होंने कहा इसको आप कम कर, वो भी किया फिर भी नहीं। फिर उसके बाद मैंने सर्जरी खुली तो फोन किया, तो उन्होंने कहा नहीं, अगर इतना गिर गया तो आप हर दवाई बंद कर दें। तो मैंने अपनी तरफ से तो बंद कर दी थी कि मैं कहा अभी मैं ज्यादा लूंगा दवाई तो और ड्रॉप हो जाए। तो इन्होंने कहा अच्छा किया आपने, अभी इसको बंद रखें और सिर्फ एक ही दवाई ले रहे हैं, मैं पिलर। तो आपको याद है कि ब्लड प्रेशर क्या था आपको उस वक्त, रीडिंग क्या थी? थी कि तकरीबन 60, कभी कभी तो 50-39 हो जाती थी और इस तरह से। तो उन्होंने कहा कि ये तो आप ये पूछना चाहते हैं कि क्या जो मेडिकेशन आपने बंद की है ये ठीक है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि आप बंद कर, तो उन्होंने कहा नहीं, एक रेमापिलर कितनी मिलीग्राम है? तो मैंने कहा 10, तो बोलते नहीं उसको भी आधी कर दे, हम तुझे 5 मिलीग्राम की भेजते, तो वो ले। अभी वो मैंने शुरू की तो फिर भी कम रहता था, तो फिर लेके इतना कम नहीं रहता, 90, 60, 80, 60, 86। तो मैंने फिर फोन किया, तो फिर मेरे डॉक्टर ने फोन किया, मुझे बोलते नहीं रेमापिलर बिल्कुल बंद कर दे, हर गोली ब्लड प्रेशर की बंद कर। तो मैंने ठीक है, तो 1-2 दिन तो सही रहा, 3 दिन फिर अभी से इतना हाई हो गया जिनकी इंतहा नहीं। तो फिर मैंने बताया उनको, तो वो बोलती है कि अच्छा रेमापिल को तू शुरू कर दे। अभी रेमापिल कर रहा हूँ, लेकिन ब्लड प्रेशर थोड़ा फर्क पड़ा है, अभी अंडर 60 होता है ओवर, लेकिन नीचे का बहुत ज्यादा होता है, 90, 100 इस तरह से होता है। तो आप और सवाल करना चाहेंगे आप उनसे? नहीं बिल्कुल ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। तो उसका सिंपली यही है कि कभी कभी लोगों को ब्लड प्रेशर होता है, फिर ऐसी कोई बीमारी हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है या फिर डायरिया हो गया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया, तो ब्लड प्रेशर बिल्कुल नीचे आ जाता है। तो उसमें एडवाइस यही करते हैं कि जब आप ऐसे बीमार हों और ब्लड प्रेशर गिर रहा हो तो दवाइयाँ बंद या कम कर दें आप। तो ये जो एडवाइस उनको दी गई है बिल्कुल अप्रोप्रिएट एडवाइस दी गई है, बिकॉज अगर ये खाते रहेंगे तो मज़ीद ब्लड प्रेशर बहुत नीचे आ जाएगा, उसकी वजह से फिर किडनी का डैमेज होने का खदशा होता है। तो यूजुअली ऐसा ही होता है कि जैसे कोविड एक काफ़ी सिग्निफिकेंट कंडीशन है, इन्फेक्शन है, उसकी वजह से इनके जो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली बिल्कुल बहुत कम हो गया। तो जब तक ब्लड प्रेशर वापस नहीं आता उन दवाइयों से दूर रहें। और अगर 100 से नीचे अगर है ब्लड प्रेशर आपका तो आपको किसी दवाई की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं। तो ब्लड प्रेशर को कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहें। कुछ अरसे बाद यही होगा कि आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल बैक टू नॉर्मल हो जाएगा और फिर बढ़ने लगेगा। तो जैसे जैसे बढ़ेगा ब्लड प्रेशर, एक एक दवाई को फिर आपको रीस्टार्ट करना होगा। तो यही तरीका होता है। या जीपी की एडवाइस जो आपको मिली है बिल्कुल ठीक एडवाइस मिली कि 10 मिलीग्राम से बहुत ज़्यादा नीचे हो रहा था तो उसको आधा कर दिया गया, और आधे करने के बाद भी अगर 100 से नीचे आ रहा है तो फिर उसको बंद कर दें और उसको मॉनिटर करें, क्योंकि अगर आप इसको करते रहेंगे बहुत नीचे जाएगा तो उससे नुकसान ज़्यादा हो सकता है। ओके डॉक्टर साहब, अभी हम जिक्र कर रहे थे कि एक नई इन्वेंशन हुई है इसके अंदर, जिसके अंदर वो ब्लड की जो थिकनेस है उसको रेगुलरली मॉनिटर किया जाता है, या एक मेडिसिन है जो अभी रिसेंटली इन्वेंट हुई, उसके बारे में ज़रा आप नाज़रीन को बताएं जी क्या चीज़ है? तो यूजुअली जो इन लोगों को ये कंडीशन थी एट्रियल फिब्रिलेशन, उनको हम एक दवाई देते थे, इसका नाम था वारफरिन। उसकी जो सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्सिटी ये थी कि उसमें आपको मेजर करना पड़ता था ब्लड की थिननेस को। तो अगर ब्लड बहुत ज़्यादा थिन हो जाए तो उसमें फिर ब्लीडिंग का चांस हो जाता था। तो उसका हम एक रेफरेंस रेंज कहते थे। जैसे आप ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं कि 140/80 है, उसमें हम कहते थे कि उसका नंबर होता, उसका नाम है INR, इंटरनेशनल नॉर्मलाइजिंग रेशो।
और उसका लेवल हम कहते थे कि 2 से 3 के दरमियान होना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को ये होता था कि 4 हो गया या फिर 2 से नीचे गिर गया, तो उनको फिर जो है वो क्लिनिक कहती थी कि आप उसकी डोज़ बढ़ा दें, डोज़ कम कर दें। तो लोग उससे काफ़ी तंग आ जाते थे कि बार बार ब्लड टेस्ट करवाएं, जाके इसको चेक करवाएं, ब्लड की जो थिनिंग जो है वो ठीक हो नहीं रही है, और बहुत सारे लोग उसको ठीक से लेते नहीं थे। उसमें ये होता था कि ले रहे हैं लेकिन वो काम नहीं कर रही, या फिर बहुत ज़्यादा हो गया ब्लड थिन, उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन हो गया है। तो इसकी वजह से जो है एक नई दवाई, नई ग्रुप ऑफ मेडिकेशन आया, उसको हम कहते हैं डोएक्स, डायरेक्ट ओरल एंटीकोएगुलेंट्स, जिसमें ये ब्लड को थिननेस को मेजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप एक ही सिंपली डोज लेते हैं जो उस पेशेंट के लिए होता है, और कंटिन्यूसली लेते हैं, और ब्लड को एक ही उसमें लेवल पे रखता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल प्रोग्राम का अब एंड हो जाता है, अगर आप इसको समराइज़ करें कम्प्लीटली, क्योंकि स्ट्रोक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है, बहुत सारे लोगों के लिए लाइफ थ्रेटनिंग है। अगर आप इसको समराइज़ करें, एक इंसान को जिसको नेचुरली अगर कोई चीज़ सिम्टम्स ऐसे नज़र आ रहे हैं, तो क्या वो रेगुलर मेडिकेशन ले सकता है? और क्या ये ब्लड थिनिंग जो मेडिकेशन है, या अगर कोई और इस तरह की मेडिकेशन मौजूद है जिससे से बचा जा सकता है? तो अगर आप सिर्फ आम इंसान के लिए कि रेगुलरली अगर हमारे घर में ये नब्स को देख के और बाकी चीज़ें जो सिम्टम्स हमारे नज़र आ रहे हैं, तो क्या तदबीर हम कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात जो है ना, जो सबसे ख़तरनाक स्ट्रोक है उस पर हम फोकस करते हैं, और सबसे ख़तरनाक जो स्ट्रोक होता है जो जानलेवा या सीवियरली डिसेबल कर देता है, वो एट्रियल फिब्रिलेशन या इरेगुलर हार्ट बीट की वजह से हो सकता है। तो हर आदमी को चाहिए कि टाइम टू टाइम जो उम्र के लोग हैं 50 साल के ऊपर के या 40 साल से ऊपर के, अपनी पल्स को चेक करते रहें, या फिर अगर स्मार्टफोन है उनके पास, एप्पल वॉच है, उसके अंदर ईसीजी आता है और उसके खुद कभी कभी ये बता देती है कि इरेगुलर है। अगर कभी ये पिकअप हो जाए कि पल्स इरेगुलर हो गई या फिर डिवाइस में इरेगुलर आ गया, तो इमीडिएटली उनको चाहिए कि जाएं अपने जीपी के पास और अपना ईसीजी करवाएं, और अगर उसमें निकल जाए ईसीजी में एट्रियल फिब्रिलेशन, तो उसकी फिर इलाज करवाएं, उसका मेडिकेशंस लें। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। यकीनन ये एक इंतहाई अहम टॉपिक है जो बहुत सारे लोगों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। आज के प्रोग्राम को कंक्लूड हम इसी तरह कर सकते हैं कि अगर आपको कोई भी सिम्टम्स हैं तो जल्द से जल्द इसको एड्रेस करें। इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सेहत और संतुष्टि वाली ज़िंदगी दे। आपसे मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। थैंक यू।